लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? एक्वारिजिया लास्ट टॉपिक हमने करा था। ठीक है, एक्वारिजिया के बाद नाउ लेट्स डिस्कस ग्रुप 16। ठीक है, ग्रुप 16 ऑक्सीजन वाला ग्रुप है। सो वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम एंड पोलोनियम। Configuration is NH2 NP 4। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जनरल जो ट्रेंड है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर भी सेम ही ट्रेंड है, ऑक्सीजन बीइंग द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, तो साइज में कोई अलग से एक्सेप्शन नहीं है। सेकेंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पता है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगेगा, तो इट शुड डिक्रीज। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जनरली ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, तो यही ऑर्डर है, ऑक्सीजन, सल्फर, देन इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी also decreases down the group, decreases down the group. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन should be highest, then sulfur, then it should decrease down the group। ठीक है, पर हमें एक्सेप्शन पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सेप्शन भी लो। एक्सेप्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो S माइनस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी और एक और ऐड कर दिया आपने, तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज,
तो यहाँ पर आपका ह्यूज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ह्यूज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सल्फर का साइज लार्ज है, लार्ज साइज है तो ज्यादा रिपल्शन यहाँ पर फील नहीं होगा। तो सल्फर कैन इजीली अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन अपने स्मॉल साइज के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ऑक्सीजन अगर कम है तो कितना कम है, सल्फर से तो कम है। ठीक है, तो सरप्राइजिंगली इनफ यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऑक्सीजन इज राइट एट द एंड, यहाँ से हट करके ऑक्सीजन ऐसा नहीं कि सल्फर के पीछे आ गया, इट इज राइट एट द एंड, सबसे कम। ठीक है, अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। तो जो आपका एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से तो कम है ही, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जो उस ग्रुप में है उससे भी कम है। तो ऑक्सीजन हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी कैन रिमेंबर। अब यहाँ पर कैटिनेशन भी हो जाता है। कैटिनेशन, आपस में एलिमेंट्स बॉन्ड बना सकते हैं। अगेन इट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, लार्ज साइज एटम्स में लॉन्ग चेन बनना मुश्किल होता है, तो सल्फर में इजी होता है, देन इट द टेंडेंसी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन की कैटिनेशन की बहुत ज्यादा कोई टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर कई मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। मेजर इंपॉर्टेंट वंस आर S8 एंड S6, साइक्लिक स्ट्रक्चर है दोनों ही, 8 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग। ठीक है, S8 की अगर हम बात करें तो S8 एग्जिस्ट इन क्राउन शेप, S8 हैज क्राउन शेप और W शेप, इट लुक्स लाइक ए W। सल्फर, सल्फर एंड सल्फर, 8 सल्फर होंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। क्राउन शेप ये। ठीक है, सिमिलरली S6 आपने साइक्लोहेक्सेन का जो कन्फॉर्मर देखा होगा, चेयर फॉर्म, उस टाइप से एग्जिस्ट करता है। इट इज काइंड ऑफ लाइक साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो सल्फर में यू हैव सल्फर, तो दिस इज चेयर फॉर्म। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कि बाकी सारे एलिमेंट्स भी ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो S8 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेलेनियम 8 एंड देन टेलिरियम 8। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग।
ये सबने लिख लिया है? नहीं सर। Yes, sir. ओके, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ओके, अब सल्फर की हम बात कर ही रहे हैं तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हेलो सल्फर के काफी सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जिसमें से हमें दो ही पढ़ने हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ, सो आई शुड राइट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें दो याद रखने हैं। एक तो येलो रोम्बिक सल्फर, येलो रोम्बिक सल्फर, इसको हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, दिस इज नोन एज बीटा सल्फर, ठीक है। तो सल्फर हैज मैनी मैनी एलेक्ट्रॉन्स, उसमें से टू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, येलो दैट इज रोम्बिक स्ट्रक्चर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर। So this is yellow in color, that is kind of obvious, yellow in color. ये बनेगा कैसे? Formed on evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide। तो कार्बन डाइसल्फाइड में पहले सल्फर का सॉल्यूशन बना लीजिए और उसको फिर एवापोरेट करिए, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन गेट रोम्बिक सल्फर। It is insoluble in water, insoluble in water, dissolves to some extent, small extent, in benzene, ठीक है। तो insoluble वाटर में होगा, बेंजीन में थोड़ा बहुत डिजोल्व होगा, एंड बेंजीन के अलावा सेम एक्सटेंट में बेंजीन के साथ साथ यू कैन ऑल्सो राइट एल्कोहल, इन बेंजीन एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। इन सब में थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाएगा, वाटर में बिल्कुल डिजोल्व नहीं होगा। किसमें सोल्यूबल होगा? ऑब्वियसली कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ हम सोल्यूशन बना रहे हैं, सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है।
सर रोल सल्फर क्या होता है? रोल सल्फर, देखिए रोल सल्फर कोई नई चीज नहीं है एक्चुअली। सल्फर जो है ना, वो आपको, आपने कैंडल देखी है, मोमबत्ती, रोल सल्फर इज काइंड ऑफ लाइक रॉड्स की फॉर्म में मिलता है, ऐसे सिलेंड्रिकल रॉड्स की फॉर्म में, जैसे कैंडल्स मिलती है। तो क्योंकि वो रोल की शेप में है इसलिए उसको रोल सल्फर बोलते हैं, बट इट इज नथिंग स्पेशल, वो शेप की वजह से रोल सल्फर बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ओके, सो व्हाट अबाउट मोनोक्लिनिक सल्फर? तो इसमें ये भी देख सकते हैं, इट एग्जिस्ट एज एसिड स्ट्रक्चर, ऐसे लिख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। इसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो एसिड होगा। ठीक है, सेकंड मोनोक्लिनिक सल्फर, दैट इज बीटा सल्फर। बीटा सल्फर क्या होगा? It is prepared by melting rhombic sulfur in a dish and cooling it till a crust is formed। एक ऊपर क्रस्ट बन जाएगी लिक्विड के ऊपर। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग मोनोक्लिनिक सल्फर। सिंपल प्रोसेस है। पहले आप क्या करिए, रोम्बिक सल्फर जो है उसको मेल्ट कर लीजिए डिश में और उसको कूल होने दो। ठीक है, तो ऊपर एक क्रस्ट जम जाएगी। अब उसमें से क्या करते हैं, दो होल करते हैं। अब नीचे तो लिक्विड होगा, उस लिक्विड को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो क्रस्ट आप जब रिमूव करेंगे ना, ऊपर की जो लेयर रिमूव करेंगे, तो उसमें आपको कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल्स मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं बीटा सल्फर। ठीक है, तो दैट इज द प्रोसेस फॉलोड फॉर मेकिंग बीटा सल्फर। अब यहाँ पे याद क्या रखना है,
It is stable above some temperature. It is stable above 369 Kelvin. And transforms to alpha sulfur below it. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, टेम्परेचर लो करेंगे तो इट विल अगेन कन्वर्ट टू अल्फा सल्फर. At 369 Kelvin, both the forms are stable. This temperature is known as transition temperature. जहां पर दोनों फॉर्म, ये बेसिकली टेम्परेचर है जिसके अबव बीटा सल्फर होगा और बिलो जो है इट विल बी अल्फा सल्फर. ठीक है, तो दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा फॉर्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर. अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल भी, ये भी एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. It also consists of S8 molecules. ठीक है, तो दोनों फॉर्म जो है आपकी अल्फा एज वेल एज बीटा, अल्फा एज वेल एज बीटा दोनों में क्या है, S8 मॉलिक्यूल्स ही हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. मोनोक्लिनिक सल्फर हाई टेम्परेचर 369 एंड अबव स्टेबल होता है, उससे कम टेम्परेचर करेंगे तो इट विल कन्वर्ट टू अल्फा सल्फर. ठीक है, इसके अलावा अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो देयर इज वन मोर मॉलिक्यूल दैट कैन एग्जिस्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स. एलिवेटेड यानी हाई टेम्परेचर्स. हाई टेम्परेचर्स क्या है, अराउंड 1000 केल्विन. ठीक है, अराउंड 1000 केल्विन जो सल्फर होगा उसमें S2 मॉलिक्यूल इज डोमिनेंट स्पीसीज. S2 मॉलिक्यूल इज डोमिनेंट स्पीशीज. अब S2 मॉलिक्यूल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि सिमिलर टू O2 जो इसके जस्ट अबव है सल्फर के ग्रुप में, ऑक्सीजन जो होता है O2 इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सिमिलरली S2 is also paramagnetic like O2. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बॉन्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे O2 पैरामैग्नेटिक है वैसे ही S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन रिमेंबर. तो यही आपको याद रखना है एलोट्रोप्स के बारे में. ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए. हेलो सर. हाँ, कोई डाउट है? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए वो. ऊपर, ओके. S8 मॉलिक्यूल, सर वो स्ट्रक्चर बस बस इतना. दिस इज ओके. यस सर. ओके, सर यस यस. सर एक डाउट है. क्या डाउट है? सर जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें H3PO2 ज्यादा क्यों एसिडिक होता है H3PO3 से और H3PO4 से? H3PO2 ज्यादा एसिडिक होगा, यस सर. ये आपने कहाँ देखा है? सर एक क्वेश्चन था उसमें. देखिए जनरली क्या होता है, जो ऑक्सी एसिड्स हम देखते हैं ना,
तो दो चीजें देखते हैं, अगर डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं सेंट्रल एटम की, और सेम ही एटम है तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड होते हैं ना, दीज आर जनरली मोर एसिडिक इन नेचर। तो आपका जो H3PO2 है एक्चुअली वो लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी मोर एसिडिक देन H3PO4। क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि H3PO2 ज्यादा एसिडिक है। सर हमें बताना है उनमें से कौन ज्यादा एसिडिक। ओके, कौन ज्यादा एसिडिक है ये बताना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लीजिए। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर विल बी द एसिडिक नेचर। ठीक है, सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर, उसमें पोलैरिटी के बेस पे डिस्क्राइब किया था, OH बॉन्ड की। OH बॉन्ड की पोलैरिटी की बेसिस पे, तो डिफरेंट एटम्स के बीच में हम कर पाएंगे OH बॉन्ड की पोलैरिटी अगर देखेंगे तो। एक बार आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा मुझे, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू बेटर। जनरली आपको एसिडिक नेचर अगर कंपेयर करना है सेम एलिमेंट के एसिड्स में, तो गो विद ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक नेचर। जैसे आप देखें अगर कि H2SO4 और H2SO3 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड में होती है आपकी +6, सल्फ्यूरस में +4 होती है। सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक इन नेचर। सेम विद नाइट्रोजन एसिड HNO3 एंड HNO2। HNO3 is a strong acid, HNO2 is a weak acid। ठीक है, ये जो क्वेश्चन भेजा आपने इसमें आंसर क्या दिया हुआ है बुक में? डी वाला। डी वाला, 2 and 4 आर करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि 4 तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से आ गया, लेकिन 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट मत देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ।
डन जी। ओके। Okay, so let's talk about chemical properties. First, let's talk about hydrides. ये जो आपने डाउट भेजा है, ठीक है, इसमें आंसर तो डी सही है, बट वी हैव टू सी फॉर द रीजन। ठीक है, तो ये मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिला दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्लास में ये पूछिएगा जरूर, ठीक है। यस सर। ओके, तो रिमाइंड मी नेक्स्ट क्लास। हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो H2O, H2S, these are the hydrides that we have। ठीक है, H2O हमें पता है बेंट शेप का होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, दो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर, बेंट शेप। नाउ ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें इनकी, thermal stability is proportional to element hydrogen bond length, inversely proportional। ठीक है, and it is directly proportional to EH bond strength। so that is kind of obvious thing। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इजीली डिसोशिएट नहीं होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है H2O का होगा, क्योंकि साइज ही कम है H2O का, ऑक्सीजन का साइज कम है, हाइड्रोजन का भी कम है, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ऑर्डर आपका आ जाएगा H2O, H2S, so it will keep on decreasing down the group। ठीक है, यही अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का अपोजिट ऑर्डर हो जाता है रिड्यूसिंग नेचर का, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं करेगा तो रिड्यूस भी नहीं करेगा। तो रिड्यूसिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसका एग्जैक्ट जो अपोजिट आंसर है दैट विल बी रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है कि हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए कौन इजिली देगा। ठीक है, अगेन एसिडिक नेचर, सेम ऑर्डर, H2O लीस्ट एसिडिक, H2S आपने देखा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, इट इज ए प्रॉपर एसिड, पानी में डालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, दो बार डिसोशिएट होता है, H2Se एंड H2Te, ये और भी ज़्यादा एसिडिक होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई वहाँ से, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, here things are slightly different। this is okay, H2O, H2S, H2Se, H2Te, this is okay। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर में H2O, H2S, H2Se,
एंड देन टीई में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा, ये कम हो जाएगा इसका एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो इट विल बी स्लाइटली लेस देन दिस, इंक्रीज होना चाहिए था पर लास्ट में यहाँ पे डिक्रीज होगा थोड़ा सा। एसिडिक नेचर इज ओके, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली बॉन्ड के ऊपर है। ये स्मॉलर बॉन्ड है तो इजिली ब्रेक नहीं होगा, एंड दिस बॉन्ड टीई वाला जो बॉन्ड है दिस इज क्वाइट लार्ज, तो इट इज ए वीक बॉन्ड, तो H प्लस की फॉर्म में इजिली जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इट्स ए स्लाइट चेंज इन ऑर्डर। ओके, सो बॉन्ड एंगल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बॉन्ड एंगल आपने नाइट्रोजन के ग्रुप में जो देखा था सिमिलरली उसी टाइप से होता है। H2O सबसे ज्यादा है, देन यू हैव H2S, H2SC एंड H2T, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो बॉन्ड एंगल है 104.5 जो कि sp3 के हिसाब से सही है। दिस इज अराउंड 9 to 2.5 विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग, ठीक है। वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है बट यू हैव टू रिमेंबर इट इज वेरी क्लोज टू 90। आपने नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी देखा था PS3 और बाकी सब में कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एंगल 90 आ जाता है, और 90 आपको पता है किनका एंगल होता है, प्योर पी ऑर्बिटल। जो प्योर पी ऑर्बिटल हैं PX PY PZ, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सारे एंगल अगर 90 के आसपास है दैट मीन्स यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका प्योर पी ऑर्बिटल से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो वी कैन राइट नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन on bond, no hybridization as bonds are formed by pure p orbital, प्योर p orbitals। यही फिनोमेना हमने नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी देखी थी, NH3, ठीक है, PS3 एंड PS3 onwards एंगल इज ऑलमोस्ट 90, सो वी से देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर होता तो इट शुड बी क्लोज टू 109 बट इट्स वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम 109, इनफैक्ट इट इज वेरी क्लोज टू 90, ठीक है, जो कि प्योर पी ऑर्बिटल का म्यूचुअल एंगल होता है। तो सेम एज नाइट्रोजन ग्रुप वी से देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन दीस हाइड्राइड्स आल्सो, bonds are formed by pure p orbital, ठीक है। now if we talk about dipole moment, तो dipole moment भाई आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। डाइपोल मोमेंट क्या है कि भाई आपका एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका डाइपोल मोमेंट होगा। ये डिस्टेंस लेट से r है, दिस इज r, तो म्यू इज इक्वल टू q इंटू r, ठीक है। तो चार्ज तो एक चार्ज वाला फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो दैट आल्सो मैटर्स, ठीक है। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसमें इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा मैटर कर रही है, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है इट इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो यानी कि साइज से बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है
जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो H2S, H2SE, TE। अब वाटर को कहाँ रखें? तो देखो आइडियली वाटर शुड बी हियर, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, पर क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इट बिकम्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट मास वाइज इट शुड बी समवेयर हियर एट द स्टार्ट। तो यहाँ पर तो मास वाला फैक्टर काम कर रहा है कि एज मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन H2O पे वो काम नहीं कर रहा। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा होगा। वैसे भी देख सकते हैं H2S इज लिक्विड, सॉरी H2S इज गैस, H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम कह सकते हैं एज मोलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। ये हाइड्राइड्स के बारे में एक बार नोट कर लीजिए। ओके, काफी लोग जो है डाउट पूछ रहे हैं। तो देखिए जो डाउट है ना, जो इस चैप्टर से रिलेटेड या अभी जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, तो यू कैन पुट दैट इन ग्रुप एंड वी विल आंसर आंसर देम ऑल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो या तो क्लास के बाद या अगली क्लास में या डाउट सेशन हमारा जब होता है तो कीप ऑन पुटिंग द डाउट्स इन ग्रुप, ठीक है, फिर वो एक साथ हम आंसर कर देंगे। अभी क्लास में जो मैं आपसे डाउट एक्सपेक्ट करता हूँ वो मोस्टली ये है कि रिलेटेड टू दिस चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग एंड व्हाट वी आर राइटिंग, ठीक है, उसमें कोई डाउट है या उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो इट बेस्ट टू आस्क नाउ इंस्टीड ऑफ लेटर, ठीक है। तो जो चैप्टर रिलेटेड डाउट है वो अभी पूछ सकते हैं, बाकी डाउट तो आप ग्रुप पे डाल दीजिए तो आंसर हो जाएंगे। सर स्क्रॉल डाउन कर दो।
डन सर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following hydrides will have maximum vapor pressure? इसमें क्या आंसर आएगा? सर H2S। H2S, राइट। जिस लिक्विड की ज्यादा इवेपोरेट करने की टेंडेंसी होगी, दैट विल हैव मोर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, जहां मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगा। अब वो अट्रैक्शन कैसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? तो वी कैन जस्ट सी बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, दैट मीन्स वेपर इजिली फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका H2S, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, so first was hydrides. Now let's talk about oxides. ऑक्साइड्स में मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड सारी बनती हैं। ठीक है, तो सल्फर ये आपके एलिमेंट्स हैं। एक तो ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन की तो ऑक्साइड का कोई पॉइंट नहीं है। मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे बन रही होंगी? तो सल्फर की बात करें तो मोनोऑक्साइड बन जाए, ऑक्साइड बन जाएगा आपका। इसका O2 टाइप का स्ट्रक्चर होगा, SO2 एंड SO3। सल्फर में तीनों टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे मोनोऑक्साइड नहीं है, वी हैव डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। हियर वी हैव मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे भी तीनों है, सॉरी तीनों नहीं है, ट्राइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के केस में हमने डिस्कस करा था पहले भी, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर हम कैसे देख रहे हैं। तो लेट्स से यू हैव एन एग्जांपल ऑफ SO, SO2 एंड SO3। तो सेम एलिमेंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, +2, +4 एंड +6। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द एसिडिक नेचर। तो SO3 का सबसे ज्यादा होगा, SO का कम होगा। Similarly, if we talk about different elements, so let's say this was some example 1, example 2 is different elements। तो डाइऑक्साइड ले लेते हैं, SO2, SeO2,
टेलीरियम ऑक्साइड एंड POO2। यहाँ पे क्या ऑर्डर होगा? तो देखिए अब डिफरेंट एलिमेंट आ गए तो हमें डिसाइड करना है किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जहाँ ज़्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, same as we have compared in nitrogen group। तो वी हैव प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, सो दिस विल बी द एसिडिक नेचर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सेम एलिमेंट वी कैन चूज विद ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट एलिमेंट है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो गो विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड इज हेलाइड्स। तो हेलाइड्स में अगर हम बात करें हेक्सा हेलाइड्स की, तो मोस्टली फ्लोराइड्स ही होती हैं, मोस्टली फ्लोराइड्स, क्योंकि 6 एटम लगाने हैं तो बड़ा एटम अगर होगा, बड़ा हेलोजन होगा तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो 6 को एक साथ लाना मुश्किल होगा। ठीक है, हेक्सा हेलाइड्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी में सल्फर हेक्साऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलाइज कौन ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। तो देखिए सबके पास यहाँ डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, SF6 का हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगा ही नहीं, देन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइजेशन क्यों नहीं होगा इसका, वाई इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर? इसके बाद एम्प्टी डी ऑर्बिटल हैं लेकिन फिर भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है, दिस will not hydrolyze, will not hydrolyze although it has vacant orbital, although it has vacant orbitals, vacant d orbitals हैं, फिर भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। Now question is why this happens? तो आइडियली व्हाट डू वी से कि जैसे आपने सिलिकॉन में देखा था SiCl4 में, कि SiCl4 में लेट्स से आई एम मेकिंग ए रफ स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक डी ऑर्बिटल अवेलेबल थी, तो यहाँ पे H2O अटैक कर पा रहा था, इस डी ऑर्बिटल में बॉन्ड बना पा रहा था। ठीक है, एक बार इसने बॉन्ड बना लिया फिर क्लोरीन को ये बाहर निकाल दे, तो इसको मौका मिल गया रिएक्ट करने का डी ऑर्बिटल्स के थ्रू। लेकिन यही काम आपका तो यहाँ बन जाता है SiOH4। ठीक है, this we have already done, but why this does not happen in SF6? तो reason is steric hindrance, due to steric hindrance,
अब यहाँ पर देखिए, एक बार हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं अगर SF6 का, तो SF6 इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि साइज सब बाकी सबसे देखेंगे तो सबसे छोटा है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जो वाटर मॉलिक्यूल एम्प्टी ऑर्बिटल को देख करके आना भी चाहेगा, तो इट विल नॉट बी एबल टू एंटर हियर, आ नहीं पाएगा, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा इसको गैप दिखा दिया है, बट एक्चुअली इट्स नॉट देयर, तो ड्राइंग इज नॉट टू द स्केल एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर H2O के आने के लिए कोई जगह नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा है कि H2O मॉलिक्यूल विल नॉट बी एबल टू अटैक ऑन एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक है। So we should probably show it like this. इसको एक बार नोट कर लीजिए। सर स्क्रॉल कर दीजिए।
ये हो गया होगा सबका। Now let's talk about oxy acids of sulfur. सल्फर में कौन से ऑक्सी एसिड्स होंगे? तो ऑक्सी एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर आपको लास्ट क्लास में बताया था। यू शुड हैव डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच ग्रुप, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स में यू कैन हैव H2SO3, H2SO3, that is sulfurous acid. डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड, इट इज ए वीक एसिड। इसी के जैसा एक है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में ही अगर इस ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर लगा दें, ठीक है, तो दैट विल बिकम थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हटा करके यू पुट वन सल्फर। यहाँ से जो आपका एनायन बनेगा दैट विल बी SO4 2-, जिसको हम बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। यहाँ से जो एनायन बन रहा है सल्फर, ऑक्सीजन O- एंड O-, दिस इज नोन एज थायोसल्फेट। ये आपने रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी पढ़ा होगा। थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, Na2S2O3, इसका जो सॉल्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो मीन्स दिस आयन, थायोसल्फेट आयन, ठीक है। H2SO4 को इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। एक कंपाउंड होता है आपका ग्रीन विट्रियोल, इसी से रिलेटेड है। ग्रीन विट्रियोल इज आयरन सल्फेट FeSO4.7H2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है ऑब्वियसली, ग्रीन कलर। हीट करेंगे तो दिस वाटर क्रिस्टलाइजेशन विल गो अवे, ठीक है, एंड इट विल डिकम्पोज टू ऑक्साइड एंड SO3 एंड SO2। तो यहाँ पे विट्रियोल जो है ना, विट्रियोल आपको कहीं भी देखने को मिले तो विट्रियोल इज नथिंग बट एंशियंट नेम ऑफ सल्फेट्स, ठीक है। सल्फेट्स को पहले विट्रियोल बोलते थे, तो विट्रियोल इज एंशियंट नेम ऑफ सल्फेट्स।
ठीक है, तो ग्रीन विट्रियोल या ब्लू विट्रियोल जो भी है सल्फेट्स है बेसिकली, और ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ऑक्सीजन हटा करके सल्फर लगाना है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली यू कैन मेक थायोसल्फ्यूरस एसिड आल्सो, यहाँ पे सल्फर लगा दो, you can make thiosulfurous acid. H2S2O3. O3 नहीं होगा, O3 will be the different one. It should be O2. स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन को हटाना है, ये ऑक्सीजन हमने हटा दिया, एंड वी हैव टू पुट वन सल्फर हियर, तो दिस इज नोन एज थायोसल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली आपका क्या बना था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर से, और ये बनेगा सल्फ्यूरस एसिड के स्ट्रक्चर से। याद रखने का तरीका है। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ परऑक्सी लिंकेज होगा परऑक्सी एसिड में, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली यू कैन हैव परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। So that will have two sulfuric acid. Pyrosulfuric acid. This is also known as oleum or fuming sulfuric acid. तो यहाँ पर दो H2SO4 मॉलिक्यूल को हीट कर लीजिए आप, उसमें से H2O निकाल दो, तो H2SO4 minus H2O, तो you will have double bond O, OH, oxygen, sulfur. This is pyrosulfuric acid. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार कि भाई ये मिक्सचर है H2SO4 एंड SO3 का, इस तरीके से भी इसको मेंशन करते हैं।
इसको एक बार नोट कर लीजिए।
डन सर। ओके, प्रिपरेशन ऑफ O2। देखो, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के कई तरीके हैं, ठीक है। पहला आपका हो सकता है सिंपल सॉल्ट्स की हीटिंग कर सकते हैं, हीटिंग ऑफ salts like chlorates, nitrates, and permanganates. फॉर एग्जाम्पल KClO3 को आप हीट कर सकते हैं, हीट कैटलिस्ट डालना पड़ेगा इसमें आपको MnO2, ठीक है। तो दैट विल कन्वर्ट टू KCl एंड O2 गैस। सिमिलरली नाइट्रेट्स की बात करें तो कॉपर नाइट्रेट यू कैन हीट, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2, ब्राउन कलर की गैस होती है, प्लस O2। सेम रिएक्शन लेड नाइट्रेट भी देता है, दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, परमैंगनेट KMnO4। परमैंगनेट को हीट करेंगे तो यू विल गेट K2MnO4 प्लस डाइऑक्साइड प्लस O2। तो एक तो सॉल्ट्स को हीट कर सकते हैं आप, सेकंड बाय हीटिंग ऑक्साइड्स, बाय हीटिंग ऑक्साइड्स of metals low in electrochemical series, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, उनकी ऑक्साइड्स को आप हीट कर लीजिए। तो यहाँ एग्जांपल हो सकते हैं आपके Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, तो दिस कैन बी द सेकंड वे, by heating oxides of elements with low reactivity, ठीक है। थर्ड इज द सिंपलेस्ट वे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। H2O में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए, इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज में O2 इज कलरलेस odorless gas, paramagnetic gas, एंड गैस, ठीक है। तो गैसीय स्टेट में है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है,
and it is paramagnetic in nature. यहाँ पे मे भी एक फोर्थ आप बोल ले सकते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। वैसे इसका कुछ ये ऑलमोस्ट सबको पता ही रहता है, बट स्टिल इट इज ए मेथड। ऑक्सीजन इससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए O2 की रिएक्शंस के नाम पे ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, सो दैट वी ऑलरेडी नो कि कैल्शियम से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराओगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सम ऑफ द रिएक्शन वी कैन राइट, बाकी तो कॉमन सेंस ही है मोस्टली। सो लाइक फॉस्फोरस से रिएक्शन हो रही है तो P4O10 बनेगा, ठीक है। कार्बन से हो रही है तो ऑब्वियसली CO2 बनेगा। वन important reaction is SO2 and O2, V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में SO3 बनाता है। HCl ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है CuCl2 की प्रेजेंस में, यू विल गेट क्लोरीन एंड H2, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है जो आप याद रख सकते हैं। ये वाली रिएक्शन हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। ऑक्साइड्स को आप दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक तो होता है सिंपल ऑक्साइड एंड वन इज मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड क्या है? सिंपल ऑक्साइड में तो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल Fe2O3 है, Al2O3, दीज आर सिंपल ऑक्साइड्स, ठीक है। MgO। मिक्स्ड में क्या होगा? यू कैन हैव टू डिफरेंट ऑक्साइड्स एज वन मॉलिक्यूल काइंड ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल Pb3O4। तो Pb3O4 है क्या? Pb3O4 है PbO प्लस PbO2, ठीक है। दो मॉलिक्यूल इसके ले लो तो 2:1 रेशियो में ले लो इसको, तो यू विल गेट Pb3O4। सिमिलरली Fe3O4 देखते हैं कि भाई Fe3O4 क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या होगा इसमें? FeO होगा एंड यू हैव Fe2O3। तो यहाँ पर मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या होगा? जो मेटल होगा, मेटल विल हैव मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर टाइप का है, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। ये आप याद रखनी है, काम आएगा कभी, कि ऑक्साइड्स कैन बी सिंपल और इट कैन बी मिक्स्ड। तो मिक्स्ड मतलब लिटरली इट इज मिक्स्ड, टू ऑक्साइड्स आर मिक्स्ड, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये सबने लिख लिया है ना? Just all down. और नीचे नहीं है, ये लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ऑक्सीजन में आपको प्रिपरेशन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। रिएक्शन के नाम पे ज़्यादा कुछ है नहीं। दीज टू रिएक्शन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट यूज्ड। तो इन रिएक्शन में मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सिंपल ऑक्साइड क्या है और मिक्स ऑक्साइड क्या है, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन का ही एक और फॉर्म है, दैट इज ओजोन। ओजोन O3 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इट विल हैव ए स्ट्रक्चर लाइक दिस, डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन लोन पेयर, और यहाँ पे एक और लोन पेयर होगा। एक तो इसने डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर और होगा, तो इट विल हैव बेंट शेप, ठीक है। इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप, दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, बोथ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन ओजोन। तो इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। अब यहाँ पर दिस ऑक्सीजन कैन यूज लोन पेयर टू मेक ए बॉन्ड, ठीक है। तो वी कैन हैव टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होगा वो हाइब्रिड फॉर्म में होगा। यू विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर, डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव, एक लोन पेयर भी है यहाँ पे, एंड सम पार्शियल बॉन्ड, ठीक है। तो बोथ बॉन्ड्स इन ओजोन आर आइडेंटिकल इन नेचर ड्यू टू रेजोनेंस। प्योर ओजोन की अगर हम बात करें, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू गैस होती है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में इट इज डार्क ब्लू लिक्विड, डार्क ब्लू इन लिक्विड स्टेट। And violet black in solid state. Ozone is a strong oxidizing agent. ओजोन रेडिली जब रिएक्शन करवाते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इस नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की वजह से इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक O2, ऑक्सीजन में आप चार्ज पास कर दीजिए, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यू विल गेट O3। दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, O3 एंड O2 एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे O2 का परसेंटेज ज्यादा होता है, 90 to 95%। O3 is around 5 to 10%। ओजोन पानी में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ऑक्सीजन भी स्लाइटली सोल्यूबल ही होता है, O3 is slightly soluble in water।
स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, हाईली सोल्यूबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एंड टर्पेटाइल ऑयल। ठीक है, ये टर्पेंटाइन ऑयल आपने यूडियोमेट्री गैसेस स्टेट में या मोल कंसेंट में पढ़ी होगी, वहां भी आपने देखा होगा। O3 को हम डिसॉल्व करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल में, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कुछ नया नहीं है, इट इज जस्ट नेम ऑफ 100% प्योर CH3COH, उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में देख लेते हैं। हाउ डज ऑक्सीडेशन हैपन? तो KI का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, यहाँ बन जाएगा KOH, I2 एंड O2। आयोडीन अगर हम ले लें ड्राई, तो यू विल गेट I4O4। I2 with H2O, तो you will get HiO4, HiO3 प्लस O2। तो सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। लेड सल्फाइड अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे O3 गैस, तो दैट विल गिव यू लेड सल्फेट। तो ये रिएक्शंस आप याद रख सकते हैं। याद क्या रखना है आपको? ड्यू टू decomposition it gives nascent hydrogen, sorry nascent oxygen। nascent oxygen की वजह से ये क्या है? strong oxidizing agent। तो यहाँ पे लिख भी रहा है, पानी में ज़्यादा डिजोल्व नहीं होता, CCl4 एसिटिक एसिड और टर्पेंटाइल ऑयल में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, ये पेल ब्लू गैस है एंड बोथ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये लिख लिया है सबने? No, sir. ओके, लिख लीजिए इसको। So done. ओके, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल जो हमारी क्लास है दैट इज ए डिस्कशन क्लास। तो इफ़ यू वांट टू सेंड एनी ऑफ योर क्वेश्चन एज डाउट, ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस वी विल ऑल्सो डिस्कस जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था संडे को या सैटरडे को जब भी हुआ था, ठीक है, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। तो उसके भी आप एक बार पेपर अटेम्प्ट कर लीजिएगा एंड ट्राई टू आस्क एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल जो आपको है, ठीक है। मीनवाइल यू कैन कंटिन्यू डूइंग प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम पी ब्लॉक, जो अभी तक जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ग्रुप इज ऑलमोस्ट डन, देन वी आर लेफ्ट विद हैलाइड्स एंड नोबल गैसेस। तो उसमें ज़्यादा नहीं है थ्योरी, ठीक है। तो ऐसा मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं आपकी कंप्लीट हो गई हैं, तो यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, कल हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे। तो पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। Thank you, sir.